हम लोगों ने लंबे समय से ओशनोग्राफी को डिस्कस किया और आज हम लोग ओशनोग्राफी को समाप्त करने की ओर आ गए हैं। तो आज हम लोग जो प्रवाल का टॉपिक है यानी कि जो कोरल होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आएगी कि प्रवाल और प्रवाल भित्ति है क्या। तो देखिए प्रवाल और प्रवाल भित्ति थोड़ा सा हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एक एक करके इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए कोरल को ही हिंदी में प्रवाल कहते हैं। तो कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और चूने के ऊपर निर्वाह करते हैं। निर्वाह मतलब चूने पर ये जीवित रहते हैं। एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं और अपने चारों तरफ चूने का खोल बनाते हैं। तो जो मूंगा है वो क्या है, मान लीजिए एक स्थान है, इस स्थान पर बहुत सारे मूंगे, असंख्य मतलब आप करोड़ों कह लीजिए, यानी बहुत सारे मूंगे एक साथ रहते हैं और ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का, चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये अपने चारों तरफ ऐसे खोल जैसा बना लेते हैं। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मूंगा मर गया तो क्या होगा, इसी खोल के ऊपर, इस मूंगे का जो खोल है इसी के ऊपर दूसरा मूंगा आएगा, वो अपना खोल बना देगा। तो इससे क्या होता है, लगातार खोल के ऊपर खोल जमा होते जाते हैं और जो प्रवाल है उसकी पूरी की पूरी एक भित्ति बन जाती है, यानी कोरल की पूरी एक रीफ बन जाती है। तो मूंगा मर जाता है और उस खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपना खोल बना लेता है और इस क्रिया के दोहराव के कारण एक विस्तृत भित्ति बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण आपको 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य किसी द्वीप अथवा तट के सहारे या अंतः सागरीय चबूतरे पर होता दिखाई देगा। तो किसी द्वीप के सहारे हो सकता है, किसी तट के सहारे हो सकता है, या अंतः सागरीय चबूतरा जो है बहुत अच्छा स्थान रहता है प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए। प्रवाल देखिए जल के बाहर जीवित नहीं रह सकते, अतः प्रवाल भित्ति या तो हमेशा सागर तल के नीचे या सागर तल पर पाई जाती है, क्योंकि ये बिना सागर के जल के जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रवाल भित्ति के संगठक कौन से हैं, यानी ये किन किन चीजों से मिलकर बनती है, जो आपकी एक कोरल रीफ है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए पहली बात, प्रवाल भित्ति उष्ण और उपोष्ण सागरों एवं महासागरों में प्रवाल के अस्थि पंजर के सघन एवं दृढ़ जमाव होते हैं। इस चीज को ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि एक मूंगे का अपना खोल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, दूसरे मूंगे का, तीसरे मूंगे का, इस तरह से जो बहुत बड़ा ये खोल बन जाता है, या कह लीजिए ये खोलों का जो बहुत बड़ा एक समूह बन जाता है, इसको ही हम लोग कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो ये एक्चुअल में क्या है, मूंगों का अस्थि पंजर है और इसका बहुत ज्यादा सघन और दृढ़ जमाव हुआ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 50% से अधिक होती है, जो इसको जुंगसा थलाई नामक शैवाल से प्राप्त होती है। अभी इस चीज को पूरा समझेंगे कि ये जुंगसा थलाई शैवाल का क्या रोल है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर एक सहजीविता दिखती है। सहजीविता में क्या होता है कि दो जीव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों जीव एक दूसरे को जीवित रहने में मदद करते हैं। तो यही चीज प्रवाल में होती है। देखिए प्रवाल जंतु में क्या है, जंतु प्रवाल को पॉलिप कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा और फिर आपको एकदम सही से स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखिए एक जीव हो गया पॉलिप, ये क्या हो गया पॉलिप, इसके लिए पी लिख देते हैं। अब देखिए ये जो पॉलिप है ये किस में रहता है, चूने की खोल में रहता है। यानी पॉलिप के चारों तरफ क्या है, ये इसकी चूने की एक खोल है जिसके अंदर ये निवास कर रहा है। अब देखिए पॉलिप को भोजन की जरूरत होगी, तो ये भोजन कहाँ से आएगा। देखिए इसी पॉलिप के जो खोल है इसके शरीर के बाहर आप कह लीजिए एक पादप शैवाल रहता है। तो पॉलिप क्या है, जंतु प्रवाल है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवाते जाता हूं। जंतु प्रवाल कौन हो गया, पॉलिप हो गया। इसके ऊपर एक शैवाल रहता है, पादप शैवाल, इसका नाम क्या होता है, यही हमारा जुंगसा थलाई है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए जुंगसा थलाई है, एक पादप शैवाल एक जंतु प्रवाल, तो आप लगा के आएंगे जुंगसा थलाई एक पादप शैवाल है और ये एक जंतु प्रवाल पॉलिप के ऊपर रहता है। अब देखिए पादप है यानी कि पौधा है, तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करके ये भोजन का निर्माण करेगा और जब ये भोजन का निर्माण करेगा तो ये भोजन की आपूर्ति भी करेगा। मान लीजिए ये जुंगसा थलाई है, तो ये जो पादप शैवाल जो है, जो कि आपके पॉलिप के ऊपर रह रहा है, ये क्या करेगा, हमारा जो पॉलिप है इसको भोजन यानी फूड की आपूर्ति करेगा। कितना परसेंट फूड, 60%, यानी इस पॉलिप को जितना भोजन चाहिए उसका 60% खाना इसी से मिलता है, पादप शैवाल से मिलता है।
और बाकी का 40% फिर ये शिकार वगैरह कर लेता है, जो जंतु प्लैंकटन होते हैं उसका शिकार करके बाकी का 40% खाना जो है पॉलिप जुटा लेता है। अब देखिए इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज है प्रवाल विरंजन। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है समझना, बहुत ही इजी चीज है। देखिए क्या होता है, जब सागर के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है तो ये जो शैवाल पॉलिप के ऊपर या प्रवाल के ऊपर रह रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा ये पॉलिप है और पॉलिप के ऊपर एक शैवाल रह रहा है जिसको हम लोगों ने कहा पादप शैवाल जुंक्सा थलाइट। तो चलिए जे लिख देता हूं। अब देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो जुंक्सा थलाई है ये अलग हो जाता है पॉलिप से। अब देखिए आपको भोजन कहां से मिल रहा था पॉलिप को, जुंक्सा थलाई से। जुंक्सा थलाई को इसने अलग कर दिया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो प्रवाल है इसको भोजन मिलना बंद हो जाएगा, ये मर जाएगा धीरे धीरे, और इसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन, यानी कि जो कोरल का कलर है वो ब्लीच कर गया, कोरल का जो कलर था ब्लू था या जिस कलर का था वो कलर समाप्त हो गया और ये सफेद हो गया। क्यों सफेद हो गया, क्योंकि मान लीजिए एल नीनो धारा है, उसकी वजह से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा, या जैसे वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहा है। तो किसी भी कारण से जब टेम्परेचर बढ़ा तो जुंक्सा थलाई अलग हो गया और पॉलिप को भोजन नहीं मिल पाया, जिससे ये मृत हो गया और इसका रंग सफेद हो गया, जिसे कहा गया प्रवाल विरंजन। अब देखिए कोरलाइट क्या है। तो जो बाहर वाला खोल है, जो हम लोगों ने देखा ये चूने का खोल बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वही बेसिकली जो प्रवाल का घर है उसको हम लोग कोरलाइट कहते हैं। और ये कोरलाइट क्या करता है, प्रवाल को या फिर कह लीजिए जो पॉलिप है उसको आसपास के शिकारी जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। एक तरह से ये इसका घर है। फिर आती है भित्ति। तो भित्ति को ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, जो प्रवाल भित्ति है वो एक्चुअल में इन बहुत सारे कोरलाइट का एक संगठन है, कई सारे कोरलाइट मिलके आपस में भित्ति बनाते हैं। विकास की दशाएं क्या है, तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस हो तो अच्छा रहेगा, प्रकाश युक्त स्थान हो 200 से 250 फीट की गहराई तक का, यानी कि 200 से 250 फीट तक की गहराई पे प्रकाश पहुंचता हो वो स्थान इसके लिए अच्छा रहेगा प्रवाल के विकास के लिए। और स्वच्छ जल हो। देखिए अवसाद के कारण क्या होता है, मुख बंद हो जाता है, ये बुक हो गया ये मुख होगा। तो अवसाद के कारण जो प्रवाल का मुख है वो बंद हो जाता है और प्रवाल जो है मर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अवसाद वगैरह ना हो, लेकिन देखिए 100% स्वच्छ जल भी ना हो, क्योंकि पोषण तो चाहिए होगा। तो इसलिए प्रवाल कहाँ पे जीवित रहेगा, पोषक तत्व जहां पे मिले, इसलिए 100% स्वच्छ भी ना हो लेकिन बहुत ज्यादा अवसाद भी ना हो। सागरीय लवणता 27 से 30% हो। तो पूर्ण स्वच्छ जल जैसा कि देखा हानिकारक है क्योंकि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए नदियों के मुहाने के पास प्रवाल ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। इसके साथ ही जो सागरीय तरंगे और धाराएं हैं वो प्रवाल को भोजन उपलब्ध कराती हैं। तो जाहिर सी बात है जहां पर सागर की तरंगे धाराएं आएंगी वहां पर प्रवाल ज्यादा विकसित होंगे और बंद सागर में कम प्रवाल विकसित होंगे। सागर तल के ऊपर 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित, सागर तल के ऊपर नहीं होगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि सागर तल से 300 फीट तक की गहराई में अंतःसागरीय जो चबूतरा है वो भी प्रवाल की वृद्धि के लिए अच्छा है, यानी अंतःसागरीय चबूतरों पे ये विकसित होते हैं। अगर प्रकार की बात करें, टाइप की बात करें, तो हरमा रूपी होते हैं और आहरमा रूपी होते हैं। देखिए हरमा रूपी की क्या विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, सागर जल की गहराई 30 मीटर तक हो सकती है जहां पर ये पाए जाएंगे। लवणता 27 से 30%। सागरीय धाराएं और तरंगे होंगी तो अच्छा रहेगा, अंतःसागरीय चबूतरों पर विकसित होंगे। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो यानी कि वही सागरीय धाराएं वगैरह हेल्प करेंगी। और जो हरमा रूपी प्रवाल जंतुओं की काया में रहने वाले जो जुंक्सा थलाई शैवाल हैं वो देखिए वही बात है कि जो पॉलिप है उसको जुंक्सा थलाई 60% भोजन प्रदान करता है और बाकी का 40% ये खुद शिकार कर लेता है जंतु प्लैंकटन का, उसके द्वारा इसको उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए दूसरा है आहरमा रूपी प्रवाल। तो ये क्या है, कॉलोनी नहीं बनाते हैं, अलग अलग पर्यावरण दशाओं में पाए जाते हैं, यानी कि एक ही जैसी पर्यावरण दशाएं हो जरूरी नहीं है। तो छिछले से लेकर गहरे सागरीय जल, गर्म और शीतल जल, प्रकाशित अप्रकाशित जल सभी दशाओं में मिल जाते हैं, यानी कि ये प्रवाल जंतु उष्ण कटिबंधीय महासागरों से लेकर शीत ध्रुवीय महासागरीय जल और छिछले सागर से लेकर गहरे सागर तक हर जगह ये आपको मिल जाएंगे, चाहे उष्ण कटिबंधीय सागर हो चाहे शीत ध्रुवीय सागर हो, हर जगह आहरमा रूपी प्रवाल मिल जाएगा। देखिए प्रवाल विरंजन कैसे होता है समझा दिया, इसके कारण क्या है, एल नीनो दक्षिणी दोलन।
भूमंडलीय ऊष्मन रोगों का फैलना, यानी कि प्रवाल से संबंधित कोई रोग फैल जाए, या फिर गंदा जल हो गया, ओवर फिशिंग हो गई, कोरल का बहुत ज्यादा खनन हो गया, ये सब वो कारण है जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन होता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती हैं। महाद्वीपीय मग्न तट हैं, सबमरीन चबूतरे हैं, वहां पर ये विकसित होती हैं। लेकिन अगर मैप में देखें तो ये सारे आप स्थान जो देख रहे हैं ये सारे आपके प्रवाल भित्तियों के विकास स्थान हैं, जिनको रेड कलर से आपको दिखाया गया है। तो देखिए इसके मुख्य स्थान कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। तो विश्व में प्रवाल भित्तियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, कैरिबियन सागर और इसके साथ ही हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर। इसके अलावा कुछ पुरानी जो प्रवाल भित्तियां हैं वो 37 डिग्री अक्षांशों तक भी पाई जाती हैं, जिनकी व्याख्या जलवायु परिवर्तन और महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा की जाती है। यानी कि जो पहले के समय की जलवायु थी वो 37 डिग्री अक्षांश पे पहले के समय में जो जलवायु थी वो अनुकूल थी, इसलिए जो है वहां पर प्रवाल विकसित हो गए। लेकिन अब वहां पर प्रवाल के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। तो मुख्य रूप से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ही आपको ज्यादातर प्रवाल भित्तियां मिलेंगी। अब देखिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हम लोग देख चुके हैं। सीधे हम लोग बात करेंगे इसके कुछ प्रवाल भित्तियों के अन्य प्रकारों की। तो देखिए तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है और एटॉल होते हैं। इसकी भी हम लोग थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। तो पहले बात करेंगे तटीय प्रवाल भित्ति की। देखिए तट के किनारे, तटीय है यानी तट के किनारे, तो तट के किनारे विकसित प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। चौड़ाई कम होती है, मोटाई 50 से 55 मीटर होती है और इनका समुद्र की ओर का किनारा तट की ओर के किनारे से थोड़ा अधिक ऊंचा होता है। यानी कि जो समुद्र की तरफ का किनारा है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होगा और जो तट के तरफ किनारा है उसमें ढाल होगा। यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया गया इस तरह से ढाल होगा। इनके समुद्र की ओर तथा स्थल की ओर की ढाल मंद होती है। देखिए स्थल से ये एक सकरे लैगून द्वारा अलग होते हैं, यानी कि एक लैगून के द्वारा इनको जो स्थल खंड है उससे अलग किया जाता है। इसे बोट चैनल के नाम से जानते हैं। लैगून की सतह पर प्रावली चट्टानों के टुकड़े क्ले और मिट्टी के साथ सम्मिश्रित पाए जाते हैं। तो जो लैगून की सतह है उस पे जो प्रवालों की चट्टानों के टुकड़े हैं उसमें क्ले और मिट्टी मिल जाती है, यानी कि ये मिक्स हो जाते हैं और समय के साथ ये लैगून की जो गहराई है वो घटती जाती है। देखिए जब लगातार प्रवाल चट्टानों के टुकड़े जो हैं क्ले और मिट्टी के साथ मिल करके लैगून की तली में इकट्ठे होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है गहराई घट जाएगी। ऐसी भित्तियों के उदाहरण दक्षिण फ्लोरिडा के तट पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किनारे पाए जाते हैं। फिर आती है अवरोधक भित्ति। अब देखिए अवरोधक भित्ति भी तट के किनारे विकसित होती है, लेकिन ये तटीय भित्ति की तुलना में अधिक दूरी पर होती है। तो जो तटीय भित्ति है ये एकदम तट के पास में विकसित हो जाती है, जबकि जो अवरोधक भित्ति है ये कुछ दूरी पर, तटीय किनारे से कुछ दूरी पर विकसित होती है। अवरोधक भित्ति की चौड़ाई भी तटीय भित्ति से अधिक होती है। सामान्य रूप से ये 50 मीटर से अधिक होती है और 150 मीटर तक चौड़ी हो सकती है। ग्रेट बैरियर रीफ की अधिकतम मोटाई है 180 मीटर। अच्छा, इसकी जो लैगून है वो भी अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी और गहरी होती है। लैगून की गहराई 50 मीटर तक हो सकती है। तो इसकी जो लैगून बनेगी बीच में वो भी 50 मीटर तक की गहराई की हो सकती है। इसकी तट की ओर और स्थल की ओर ढाल दोनों ही तीव्र होता है। देखिए वहां पर क्या था, तट की ओर ढाल मंद था तटीय आपके प्रवाल में, जबकि यहाँ पर क्या है, तट की ओर और स्थल की ओर दोनों ही ढाल तेज होते हैं, काफी तेज ढाल होता है। अवरोधक भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेट बैरियर रीफ है। तो देखिए ये विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे 9 डिग्री साउथ से 22 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य 1920 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके लैगून की औसत गहराई 240 है और इसकी चौड़ाई 11 से 128 किलोमीटर के बीच है। आखिरी आता है एटॉल। तो ये आपके सामने देखिए पूरा एटॉल का है। इसको कहते हैं कि घोड़े की जैसी नाल होती है उसी आकृति की प्रवाल भित्ति है। तो इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए जो घोड़े की नाल होती है उसी तरह का लगभग शेप आपको दिखाई दे रहा है।
इसकी वलयाकार आकृति का, वलयाकार मतलब ये जो गोले में आकृति दिख रही है, इसका कारण है खुले महासागर में द्वीपों के किनारे विकसित होना। यानी कि एक खुले महासागर में द्वीप के चारों तरफ क्योंकि ये विकसित हुई है, इस या जलमग्न कोई पठार है, यानी जल में डूबा हुआ कोई पठार है, उसके चारों तरफ क्योंकि ये विकसित हुई है, इसकी वजह से ये आपको गोल गोल दिखाई देती है। यानी देखिए ऐसे द्वीप है, चारों तरफ विकसित हो जाएगी तो कैसी दिखाई देगी? गोल ही दिखाई देगी। ये सर्वाधिक मोटी प्रवाल भित्तियां हैं। तहिती द्वीप में इसकी मोटाई हजारों मीटर है। इसके लैगून भी सर्वाधिक गहरे होते हैं, 240 से 420 फीट तक की गहराई होती है इसके लैगून की। इसके तट की ओर और स्थल की ओर ढाल दोनों ही तीव्र होते हैं। यानी इसमें भी वही है कि तट और स्थल दोनों ओर ढाल तीव्र होगा, तेज होगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित फूनाफुटी द्वीप और बिकनी द्वीप इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये आपके हो गए एटाल। अब देखिए एटाल के भी प्रकार बताए गए हैं, तो इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। अगर केवल एटॉल पे क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आंसर को लंबा करने में, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट लिखने में मदद मिलेगी। तो इसको आप देख सकते हैं, एक एक दो दो लाइन का है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि शायद एक चीज़ आपके लिए स्पष्ट नहीं हो रही होगी, जो लैगून शब्द आ रहा है। देखिए पहली बात, लैगून क्या होता है? तो कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जो आसपास के वाटर से कटी हुई है, जैसे कि देखिए चारों तरफ समुद्र फैला है, लेकिन बीच में क्या है, ये कोरल, जो आपका पूरा का पूरा एटॉल है कोरल का, ये बीच में है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो पानी है ये क्या है, चारों तरफ से बंद है। तो ये क्या हो गई, आपकी लैगून हो गई। यही जो बंद पानी है ये लैगून हो गई। अब एक बात और देख लेते हैं कि ये बन कैसे जाती है, इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। हालांकि हम लोग लैगून को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहीं पर मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए क्या है, यहां पर कभी कोई द्वीप रहा होगा, द्वीप के चारों तरफ क्या था कि कोरल जमा हो गए। फिर क्या हुआ, द्वीप एक समय आया कि पानी के अंदर डूब गया, लेकिन जो ये कोरल वाला पूरा का पूरा कह लीजिए तंत्र था, ये बाहर निकला रहा। द्वीप कहाँ है, द्वीप अब पानी के नीचे जा चुका है, लेकिन जो कोरल है ये ऊपर निकला है, और कोरल के ऊपर कोरल लगातार जमा हो गए, यानी कि ये लगातार ऊंचा होता गया। तो बीच में कुछ पानी था जो फंसा रह गया। बाकी का पानी क्या हुआ, कुछ पानी इधर है यानी महासागर है, और चारों तरफ क्या है, ये कोरल का पूरा रीफ है, जिसको हम लोग एटॉल कहते हैं, इस तरह से जो डेवलप हुआ है, और बीच में आपकी लैगून है।